hello everyone. I am the faculty of Vidya Educational Research Foundation. मैं कॉमर्स की फैकल्टी हूँ लास्ट 5 ईयर से। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। इसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा अपने 11th-12th में जो कॉमर्स से होंगे या इको से होंगे उन्होंने, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बताता है, ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ईयर वाइज मीन फाइनेंशियल ईयर में जो हो रही है। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल वह ईयर होता है लाइक अकाउंटिंग ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक जाता है। ठीक है, अब इसके बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है, कौन सी ट्रांजैक्शन, अब वो चाहे कैपिटल गुड्स की हो, अभी पढ़ेंगे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। बेसिकली ट्रांजैक्शंस की बात करता है जो किसके साथ होती है। फॉर एग्जांपल अब इंडिया की बात करो, इंडिया की ट्रांजैक्शन किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ। ठीक है, जैसे इंडिया अमेरिका के साथ कर रहा है, चाइना के साथ कर रहा है, रशिया के साथ कर रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन वो दूसरी कंट्री के साथ कर रहा है, चाहे वो गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, कैपिटल की हो, वो किसका पार्ट होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, किसके बीच में, रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और गिवन पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जो फाइनेंशियल ईयर की बात मैंने की है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, आई होप बैलेंस ऑफ पेमेंट की आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी, सिंपल सी है। यानी इसमें किन चीजों का ध्यान रखना है आपको, कि रेजिडेंट कौन, होम कंट्री का, ठीक है, उसकी ट्रांजैक्शंस किसके साथ हो रही है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। सिंपल, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ठीक है, अब आगे, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बेसिकली। अब इसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती हैं, 1 मिनट, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी इसमें हम इंक्लूड करते हैं। इसमें सबसे पहले विजिबल आइटम्स को हम इंक्लूड करते हैं। विजिबल नाम से पता चल रहा होगा, जिसको हम देख छू सकते हैं। ठीक है, इनविजिबल जिसको हम देख छू नहीं सकते। विजिबल आइटम आपके इसमें हो जाएंगे लाइक आप जो भी गुड्स की बात कर लो, बेसिकली कुछ आप सेल कर रहे हो लाइक शूज, बैग्स, ये सब क्या है, विजिबल आइटम्स है। जब एक कंट्री से दूसरी जगह बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, एक कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कर रही हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, इनविजिबल आइटम्स आ जाएंगे जिसको आप देख छू नहीं सकते, जैसे सर्विसेज लाइक प्रोफेशन, ठीक है, टीचिंग जिसमें आ जाएगा, लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए। लाइक जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी दूसरी कंट्री के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं तो वो इनविजिबल आइटम का पार्ट हो गया। ठीक है, अब यूनिलेटरल ट्रांसफर जो एक साइड की होती है, बेसिकली वन वे या बायलैटरल होती है। लाइक आप किसी कंट्री को डोनेशन दे, जैसे इंडिया ने नेपाल को क्या दिया था, डोनेशन दिया था जब उनके यहाँ अर्थक्वेक आया था। ठीक है, अब ये तीनों पार्ट ध्यान रखना, जब विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल की बात करते हैं, तीनों के तीनों किसका पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट बेसिकली ये होता है जो ऐसी ट्रांजैक्शन जो विद इन 1 ईयर होती है। ठीक है, उसके बाद आती है कैपिटल ट्रांसफर्स। क्या आती है, कैपिटल ट्रांसफर्स, कैपिटल रिसीव्ड थ्रू द बोरोइंग और सेल ऑफ एसेट्स। देखो कैपिटल क्या होती है, बेसिकली लॉन्ग टर्म की होती है। जब भी इंपैक्ट या 1 साल से ज्यादा का होता है तो लॉन्ग टर्म होता है। अब 2 चीजें होती है इसमें, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स हो जाती है आपकी संपत्ति बेसिकली, ठीक है, लायबिलिटीज जहां आपको पे करनी है, आपका उधार है। ठीक है, जब भी इस पे इंपैक्ट पड़ता है या एसेट्स पे या लायबिलिटी पे, फॉर एग्जांपल इंडिया लोन लेता है या अपने से छोटे देश को लोन देता है, ठीक है, तो जब लोन लेगा तो लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, और जब लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी तो किसका पार्ट हो जाएगा, कैपिटल ट्रांसफर का। लाइक फ्लाईओवर्स बनते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बनती हैं, वो सब एसेट्स का पार्ट होता है। जो जब भी ऐसे एसेट या लायबिलिटी पे इंपैक्ट करेगा तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, कैपिटल ट्रांसफर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यानी इसमें अब ट्रांजैक्शन 4 हमने इसमें बात की, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर किसका हिस्सा होता है, कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, करंट अकाउंट में ऐसी चीजें आएंगी जो 1 साल से कम की होंगी, और कैपिटल में वो चीजें आएंगी जो एसेट और लायबिलिटी पर इंपैक्ट करती है।
अब स्ट्रक्चर की बात करें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट से पढ़े होंगे उनको इजीली समझ आ जाएगा कि डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री मीन तो एक्सपेंस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का मतलब समझ लीजिए, जब आप कुछ भी चीज खरीदते हो तो आपके पास एक चीज जाती है और एक चीज आती है। बेसिकली अगर मान लीजिए आपने कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली तो आपके पास से क्या गया, कैश गया, और क्या आई, कोल्ड ड्रिंक की गुड आ गया। ठीक है, तो इसके कुछ सिंपल से रूल होते हैं। जैसे जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, मतलब हर ट्रांजेक्शन के जो भी इंपैक्ट होते हैं वो दो जगह होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो इसलिए मैंने बोला ये क्या फॉलो करता है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है हर ट्रांजेक्शन का। ठीक है, अब क्रेडिट साइड पे कौन से आता है? क्रेडिट साइड बेसिकली क्या होती है, लाइक आपके पासबुक में क्रेडिट होता है ना, जब आप अमाउंट जमा करते हो, बैंक में पैसा जमा करते हो तो क्रेडिट लिखा है। तो जितना ऑल इनफ्लोज और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, जितना भी पैसा आ रहा है एक कंट्री के पास वो कहाँ आपका दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड पे। और जितना भी पैसा जाता है वो कहाँ आता है, डेबिट साइड पे। यानी इनफ्लो होगा तो उसको क्रेडिट कर दोगे, आउटफ्लो होगा तो उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस्ड अगर हम बोले, बैलेंस का मतलब क्या होता है, संतुलित, संतुलन में है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे निकालते हैं, बेसिकली हम ये ध्यान रखते हैं एक साइड पे रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दोनों एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो। कहने की बात है, जब आपका रिसिप्ट यानी 100 रिसिप्ट है और खर्चे भी कितने हैं, 100 है, तो ये सिचुएशन बैलेंस है आपकी, आपको इसमें लॉस भी नहीं हो रहा है और प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। बेसिकली अगर मैं कहूं एक्सपोर्ट किसके बराबर है, इंपोर्ट के बराबर है। ठीक है, अगर हम सरप्लस की बात करें तो इसमें क्या होगा, आपका जो रिसिप्ट है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, आपकी पेमेंट से। लाइक आप इसमें बोल सकते हो आपने 150 अर्न किए, खर्चा कितना है, 100 करोड़। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या होता है, बेसिकली डेफिसिट। डेफिसिट में क्या होता है, कमी होगी। बेसिकली क्या कह रहा है, डेफिसिट कह रहा है कि अब आमदनी कितनी, खर्चा होती है। बेसिकली आपने 100 कमाए, खर्च कितने कर दिए, 150, तो ये कंडीशन क्या होगी, आपकी डेफिसिट की होगी। तो तीन चीज यहां पर ध्यान रखनी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जहां पर आपका इक्वल होता है, रिसिप्ट किसके बराबर होती है, पेमेंट। और सरप्लस में क्या होता है, आपकी जो रिसिप्ट होती है वो ग्रेटर होती है किससे, पेमेंट से। और डेफिसिट में क्या होता है, जो रिसिप्ट होती है वो कम होती है किससे, पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से। तो ये चीज समझे, चलिए आगे चलते हैं। अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया करंट अकाउंट में कौन से कंपोनेंट्स आएंगे, अभी बताया था 3। करंट में आते हैं ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ, इसमें कौन सी चीजें आएंगी, बेसिकली करंट अकाउंट में सारे इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर, पेमेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर कहें तो करंट अकाउंट क्या इंक्लूड करता है, सिर्फ करंट अकाउंट आपका इंक्लूड करेगा सिर्फ वही चीजें जो आपकी गुड्स होंगी, सर्विसेज होंगी, यूनिलैटरल ट्रांसफर होंगी जो 1 साल से कम की होंगी। और कैपिटल अकाउंट जिसमें एसेट या लायबिलिटी में चेंज आता है, जैसे एक व्यक्ति या रेजिडेंट या कंट्री लोन लेती है तो उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, वहीं वो फ्लाईओवर बनाती है तो उसके एसेट्स बढ़ जाते हैं। जब इन पे इंपैक्ट होता है तो कैपिटल अकाउंट होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया अगर IMF से लोन लेता है तो उसकी लायबिलिटी भी बढ़ती है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एसेट भी तो बढ़ गई कि उसके पास इतनी संपत्ति आ गई, वेल्थ बढ़ गई। तो कहाँ इंपैक्ट करती है, वो एसेट में इंपैक्ट करती है। ठीक है, अब कंपोनेंट्स देखो, ये आप इस टाइप आपसे इजीली समझ लेंगे कि कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, बेसिकली बोरोइंग्स एंड लेंडिंग। जब हम बोरो करते हैं पैसा या किसी को उधार देते हैं, या तो उधार लेंगे या उधार देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो भी किसका पार्ट होता है, कैपिटल अकाउंट का। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, बेसिकली जब हम देखिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री को बेच रहे हैं, तो हमारे पास क्या आते हैं, बेसिकली डॉलर्स में अर्निंग होती है। ठीक है, क्योंकि उस कंट्री को हमें क्या पे करना होगा, कन्वर्ट करके फिर रुपी करना होगा, हमारे पास डॉलर्स आएंगे। ठीक है, तो वो भी हमारे कैपिटल का पार्ट है। करंट अकाउंट में सिंपल सा है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। मैंने बोला यूनिलैटरल ट्रांसफर कौन कौन से होंगे, जैसे मान लीजिए आपको गिफ्ट के रूप में पैसा दे दिया आपने, ग्रांट्स के रूप में दे दिया,
डोनेशन दे दिया, ठीक है। उसके बाद इनकम एंड रिसिप्ट पेमेंट, कोई भी इनकम या रिसिप्ट होती है। अब थोड़ा चीजें क्या ध्यान रखनी है, आप ध्यान रखना हमेशा, हमें क्या ध्यान रखना है इसमें, बी कन्वेंशन एवरी क्रेडिट एंट्री हैज अ प्लस साइन। हर क्रेडिट एंट्री इनफ्लो बेसिकली क्या होता है, प्लस साइन दिखाता है, और डेबिट क्या दिखाता है, माइनस। क्योंकि अगर क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब पैसा आ रहा है, और डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब पैसा जा रहा है। और अगर आप ध्यान रखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बताता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट की बात करेगा ये हमेशा, रिसिप्ट और पेमेंट की बात करेगा हमेशा, लेकिन किसके, करंट और कैपिटल अकाउंट के। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं इसमें लोग, मिस्टेक्स करते हैं प्लेसिंग मतलब ट्रांजैक्शन बिटवीन, हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी करंट में आएगी और कौन सी कैपिटल में आएगी। आपको सिंपल याद रखना है, कैपिटल जैसे बोरोइंग करना, उधार देना या इन्वेस्ट करना, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड वाली चीजें कहाँ जाती हैं, कैपिटल अकाउंट में जाती है। उसके अलावा सारी चीजें करंट में। गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट किसका पार्ट होती है, करंट अकाउंट का, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं, ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। देखिए बहुत इजी है, ये भी एक टॉपिक ही है, इससे मिलता जुलता। अगर हम बोले ऑटोनोमस आइटम्स, ऑटोनोमस आइटम्स वो आइटम्स होती हैं वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो प्रॉफिट मोटिव से की जाती हैं। मतलब आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहां से आपको क्या हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, क्या कह रहे हैं, इफ अ फॉरेन कंपनी is making investment in India with the aim of earning profit, तो वो ट्रांजेक्शन क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी कंट्री की बॉब सिचुएशन पे। बॉब सिचुएशन मीन्स अगर बॉब सिचुएशन अच्छी होगी, फेवरेबल होगी, मतलब जहां पर रिसिप्ट ज्यादा होती है तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट डाउन जाता है, डेफिसिट में जाता है, तो उनको नुकसान होगा। अगर मान लीजिए ऑटोनोमस के बाद, ऑटोनोमस आइटम्स के बाद एक कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है, तो वो कौन सी चीज करती है, फिर एकोमोडेटिंग आइटम लेके आती है। उस लॉस को कवर करने के लिए वो ओवर इन्वेस्टमेंट करेगी ताकि उसका जो प्रॉफिट, जो लॉस हुआ है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब इफ देयर इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट इन अबव, अब देखो आगे क्या कह रहा है, अगर डेफिसिट आता है तो हम कहां से लोन ले सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोरोइंग फ्रॉम IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है, जब भी किसी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होता है तो उसको वो सही करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उससे कंट्रीज क्या करती हैं, जो इसकी IMF की वर्ल्ड बैंक की मेंबर होती है, उनसे लोन ले लेती हैं। अच्छा, अब नाम याद रखना है इसके सिंपल से, कि ऑटोनोमस को हम क्या बोलते हैं, अबव द लाइन आइटम्स, जो लाइन्स के ऊपर होती है, एकोमोडेटिंग बिलो द लाइन आइटम, ये नाम है, ध्यान रखने हैं, ठीक है। और ऑटोनोमस आइटम की वजह से ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है, कई बार इम्बैलेंस आता है। इम्बैलेंस कैसे, इक्वल होना चाहिए, या तो सरप्लस हो जाएगा या डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। एक डायग्राम है, इसको क्या कह रहा है, ऑटोनोमस सरप्लस डेफिसिट, अगर सरप्लस या डेफिसिट होता है तो ऑटोनोमस आइटम की वजह से होता है। अब इसमें सरप्लस या डेफिसिट हुआ, उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एकोमोडेटिंग आइटम को लेके आते हैं, ठीक है। अब डेफिसिट होता क्या है, जबकि मैंने बोला अभी डेफिसिट बेसिकली कब आता है, पेमेंट ज्यादा होती है। मतलब किसी के, जब एक कंट्री की पेमेंट ज्यादा हो रही है, मतलब अर्निंग मान लीजिए अब रिसिप्ट 100 है और खर्चे क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, तो डेफिसिट बताता है, ठीक है। क्या बताता है वो, डेफिसिट बताता है, जिसको हम बेसिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, जब आपका रिसिप्ट इसके बराबर हो जाएगी पेमेंट, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। लेकिन डेफिसिट क्या है, जब आपकी पेमेंट ज्यादा है, और सरप्लस कंडीशन कब है आपकी, जब आपका रिसिप्ट ज्यादा है। अब क्या कह रहा है, डेफिसिट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट व्हेन टोटल इनफ्लोज of an account autonomous transaction are less than total outflows। यानी इनफ्लो क्या होता है, जब भी क्रेडिट और पैसा, मैंने वही बोला ना, अगर मान लीजिए 150 क्या हो रहा है, खर्चा है आपका, एक्सपेंडिचर है, और जबकि अर्निंग कितनी है आपकी, बेसिकली रिसिप्ट कितनी है, 100, तो ये कंडीशन क्या होगी, ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है।
यानी अब ये कंडीशन क्या बताती है, वो कंट्री इंपोर्ट ज्यादा कर रही है। जैसे इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या रहता है, हमेशा डेफिसिट में रहता है, तो इंपोर्ट ज्यादा कर रही है। इसका मतलब कैपिटल गुड सर्विस ये बाहर से ज्यादा मंगा रही है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसे ड्रिवन किस किन चीजों को हम लेते हैं, मैंने बताया था ऊपर, करंट अकाउंट को लेते हैं, कैपिटल अकाउंट को लेते हैं, और इसमें क्या होता है, हमेशा इसकी पेमेंट क्या होती है, इससे ज्यादा होती है। मतलब मान लीजिए आपने करंट अकाउंट में 200 करोड़, ठीक है, प्लस 500 करोड़ की पेमेंट यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 100 और 300, अभी हो गए 400, और इधर कितने आ रहे हैं 700। मान लीजिए खर्चा हुआ है 700 और रिसिप्ट है कितनी 400। तो सिंपल सिंपल दिखा रहा है, जब भी खर्चा ज्यादा होगा यानी इंपोर्ट ज्यादा होगा तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट शो करेगा। ठीक है, अब जब भी इसको कम होता है तो इसको हम किससे, जो भी ये फुटफॉल होता है इसको किससे ठीक करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से सही करते हैं। क्योंकि देखो एक कंट्री को जब भी वो इंपोर्ट करेगी क्या करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज पे करना पड़ेगा। अब इस चीज को ध्यान से समझना है इसमें, एक मिनट। हाँ, अगर एक कंट्री इंपोर्ट ही करती जा रही है, जब भी इंपोर्ट करेगी तो उसको फॉरेन एक्सचेंज पे करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कंट्री के पास 300 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज है, अब वो इंपोर्ट करके 400 करोड़, तो पैसे कम पड़ गए। ठीक है, जब भी ऐसे पैसे कम पड़ेंगे या उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अगली बार, तो उसका जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी है, वो क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। वो हम आगे जानेंगे डेप्रिसिएशन वगैरह क्या होता है। ठीक है, अब वो ये सिंपल सा कि डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, वो सिचुएशन होती है जहां पर आउटफ्लो आपका हमेशा किससे ज्यादा होता है, इनफ्लो से। यानी अगर हम बोले आउटफ्लो यानी पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है एज कंपेयर टू इनफ्लो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा इसमें। तो आपको आई होप समझ आया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को जाना कि क्या होता है, उसके बाद इसके कंपोनेंट्स जाने जो ट्रांजैक्शंस में काम आते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, करंट अकाउंट वाले और कैपिटल अकाउंट वाले। ठीक है, करंट अकाउंट में सारी गुड्स सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर आती है। ठीक है, वहीं कैपिटल गुड्स में क्या आती है, कैपिटल गुड्स में बेसिकली आपका आ जाएगा बोराइंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और हमेशा इसके कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये किसकी बात करता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट की, गिवन ईयर में। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर नाउ, दैट्स इट।